रहे हैं एक्सरसाइजेस की और क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारा जो मेन फोकस है ना आज वो एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा प्लीज सब लोग। व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज होती है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। अब आपको वेव फ्रंट का डेफिनेशन याद है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट। एक इंस्टेंट पर सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का जो लोकस होता है उसको बोलते हैं हम लोग वेव फ्रंट, राइट। तो लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, इट इज ओके, स्फेरिकल हो गया। लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन a point source is placed at its focus। जरा सोचो जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? इसका light emerging out of a convex lens when a point source of light is placed at the focus। उन्होंने बोला अगर एक point source of light convex lens के फोकस पर रखा हो तो convex lens से कैसा वेव फ्रंट बन के बाहर आएगा। तो यार कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा है तो मतलब वो तो प्लेनर वेव फ्रंट नहीं बन जाएगा, सारी लाइंस प्लेन हो जाएंगी। दैट कुड बी द प्लेनर वेव फ्रंट। सही आंसर क्या है? कॉन्वेक्स लेंस से जब इमर्ज होगा वेव फ्रंट उसके लिए बताना है, दैट इज द प्लेनर वेव फ्रंट। ये बात सही है। द वेव फ्रंट व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस दैट इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो चलो, the portion of the wavefront of the light from the distant star intersected by the earth। अगर कोई डिस्टेंट स्टार से रेज ऑफ लाइट आ रही है, वेव फ्रंट आ रहा है, तो उसका स्मॉल पोर्शन जो अर्थ ने इंटरसेक्ट किया है क्या होगा उसका आंसर? मैंने आपको बताया था कि जब लार्ज डिस्टेंसेस से आते हैं तो बहुत बड़े बड़े वेव फ्रंट होते हैं और बहुत बड़े बड़े वेव फ्रंट का छोटा सा पार्ट कोई भी इंटरसेक्ट करोगे दैट वुड बी प्लेनर वेव फ्रंट, दैट वुड बी प्लेनर वेव फ्रंट। वैसे मैं एक बात बताऊं आप सब लोगों को, हम सब लोग को ना अपने अपने मन में जो है, अपने माइंड में जो है वो जरूर रखना चाहिए डिस्कशन में, ठीक है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है हम ओवरराइड कर देते हैं चीजों को। आपके दिमाग में कुछ और है और मैंने उसके ऊपर कुछ और लिख दिया, तो थोड़ी देर तक तो मेरा लिखा हुआ रहेगा पर कुछ दिन के बाद में मेरा लिखा हुआ इवेपोरेट हो जाएगा और आपका ही रह जाएगा। तो पता लगा फिर बैक टू स्क्वायर वन, फिर आप कुछ दिनों के बाद अपनी ही बात बोलोगे। इसलिए अगर आपके मन में कुछ ऐसी चीज है जो आप डिस्कशन करना चाहते हो प्लीज जरूर करिए, है ना? हम लोग एक स्टेट ऑफ डिस्कशन में है। चलिए तो चलो, मेरे ख्याल तो ये तो हो गया क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं। एनसीईआरटी के दर्शन आज हम लोग कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी। तो चलो आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 3, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास? ऐसे लल्लू लॉलीपॉप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मेरी भी बेइज्जती होगी, आपका तो पता नहीं, है ना? मेरी तो पक्की बात से बेइज्जती होगी ही होगी। Is the speed of the light in glass independent of the color of the light? ये देखिए अच्छा क्वेश्चन यार, एनसीईआरटी बहुत तगड़े क्वेश्चंस पूछेगी। क्या पूछा है क्वेश्चन देखिए प्लीज। Is the speed of the light in glass independent of the color of the light? जरा एक बार लिख लीजिए अपनी कॉपी में। Is the speed of the light in the glass, is the speed of the light in the glass is independent of the color of the light? तो बच्चों लिखिए अपनी कॉपीज में। देखो मैं आपको ना एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बट नए रूप में देखेंगे। म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी, तो वी इज इक्वल टू होता है सी बाई म्यू। और आप लोगों ने डिस्पर्शन में पढ़ लिया है सर, अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग म्यू होता है, काउची थ्योरम से। अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग कलर्स के लिए एक मीडियम का डिफरेंट म्यू होता है। तो इसका मतलब डिफरेंट कलर्स विल ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड in a glass। लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, different colors will travel with different speed in a glass, so the speed of light in a glass is dependent. So the speed of light in glass is dependent
on the colors, लिख लीजिएगा, we know that mu v is greater than mu r, therefore c by mu v is lesser than c by mu r, hence the velocity of light for violet is lesser than the velocity of light for red. देखिएगा जो मैंने लिखा है, c by mu v is lesser than c by mu r. भाई अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो रेसिप्रोकल में लेके जाएंगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा. समझ रहे हो ना सब लोग? अगर आप इसको रेसिप्रोकल में लेके जाओगे तो छोटा बड़ा और बड़ा छोटा, छोटा बड़ा और बड़ा छोटा. समझ गए? तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उस कंडीशन में रे ऑफ लाइट का, वॉयलेट का जो वेलोसिटी होगा वो लेसर होगा रेड से. तो यानी ग्लास में violet color will travel slower. Glass में violet color will travel slow. Violet color will travel slow. ठीक है ना? Violet color slow travel करेगा. तो चलो ये वाले क्वेश्चन को आपको खुद करना है और मुझे बताना है कि आपको बना कि नहीं. In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 millimeter and the screen is placed 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Determine the wavelength of the light used in the experiment. ये जो दिया है ना कि distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe, तो क्या आपको 4 बीटा की वैल्यू दे दी है? 4 बीटा is 1.2 into 10 raised to minus मीटर को सेंटीमीटर. 4 into d lambda. अरे यार मैंने कर दिया, यही तो मुसीबत है. मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं तो गड़बड़ सी हो जाती. तो 4 into capital D is how much? Capital D is 1.4 और lambda is not known to us, divided by small d 0.28 millimeter. ये लेम्डा का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, है ना? आंसर निकाल लीजिए कितना है, कमाल जल्दी से. लेम्डा का वैल्यू आ रहा है 6 into 10 raised to minus 7 meters. 6000 into 10 raised to minus 10 meters. 6000 angstrom. 6000 angstrom. Angstrom is a better unit, है ना? Exercise question number 10.4 हमारा फिनिश हो गया. 10.5. चलिए. In a Young's double slit experiment using a monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of the light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units. Okay. What is the intensity of the light where the path difference is lambda by 3? Where the path difference is lambda by 3. अगर आपको याद हो मैंने आपको सिखाया था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को हम लोगों ने आपस में रिलेट किया था, तो हमको वो रिलेशन आना चाहिए. वैसे तो उन्होंने बोला इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. अगर एक वेवलेंथ की अगर एक लाइट को यूज कर रहे हैं आप लोग तो इसका मतलब फॉर्मूला तो होता था I is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos of phi. यही था ना? जल्दी बोलो. अब अगर सुनेगा ध्यान से, अगर पाथ डिफरेंस, ये है पाथ डिफरेंस और ये है फेज डिफरेंस, मान लेते हो ना मुझे कुछ भी याद नहीं है, वाकई में यार मुझे याद नहीं है फॉर्मूला क्या था उसका, बट मुझे कॉन्सेप्ट याद है. इधर देखिए मैंने बोला था कि अगर पाथ, इसको उल्टा कर लेता हूं, फेज डिफरेंस
पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, ये है x और ये है phi। तो अगर आपको याद होगा पाथ डिफरेंस अगर लेम्डा था तो फेज डिफरेंस 2 पाई था। फेज डिफरेंस कितना था? 2 पाई। पाथ डिफरेंस अगर 1 था तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेम्डा था, और पाथ डिफरेंस अगर x था तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेम्डा इनटू x। तो फर्स्ट कंडीशन में I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I ले लिया, और x इज इक्वल टू लेम्डा और phi इज इक्वल टू 2 पाई ले लिया। समझ गए? फर्स्ट कंडीशन ये Young's double slit experiment using a monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of the light at the point on the screen where the path difference is lambda is k units। तो I की तो वैल्यू k यूनिट हो गई, I ये I R ले लेता हूं, I प्लस 2i और cos 2 पाई। cos 2 पाई का मतलब cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो याद रखो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू हो गया I और 2i, 4i हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 ले लेता हूं, नंबर 2 क्या ले लिया? x इज इक्वल टू ले लिया लेम्डा बाई 3। तो phi की वैल्यू कितनी हो गई? phi की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ phi? phi की वैल्यू हो गई है 2 पाई बाई लेम्डा इनटू x, 2 पाई बाई लेम्डा इनटू लेम्डा बाई 3। तो phi की वैल्यू हो गई है 2 पाई बाई 3। तो इसका मतलब I डैश R इज इक्वल टू I प्लस 2 अंडर रूट I और cos ऑफ 2 पाई बाई 3। cos ऑफ 2 पाई बाई 3। अब आप बताओ cos ऑफ 2 पाई बाई 3 होता कितना है? 2 पाई का मतलब कितना हो गया? 360। 360 अपॉन 3 कितना हो गया? 120। cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। तो ये हो गया I, ये I और ये 2i इंटू -1/2, ये भी कट गया और I भी चले गए, तो आंसर बच गया है I। तो इसका मतलब I की वैल्यू तो k/4 है, I की वैल्यू कितनी है? k/4। यहां से निकाल दो ना I की वैल्यू, तो I का वैल्यू कितना हो गया? k/4। यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए k/4। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए k/4। तो अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A beam of light consisting of wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer are used to obtain the interference fringe in the Young's double slit experiment. Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maxima of the wavelength 650 nanometer. What is the least distance from the central maxima where the bright fringe due to both wavelength coincide? सबसे पहली बात तो वेवलेंथ दो बार इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा होगा, एक बार लेम्डा 1 दैट इज 650 नैनोमीटर से, और एक बार लेम्डा 2 दैट इज 520 नैनोमीटर। यार इस क्वेश्चन में वो नहीं दे रखा है कैपिटल डी और स्मॉल डी, ये क्या बात है? तो फिर हम लोग ना आंसर डी और स्मॉल डी की टर्म्स में निकालेंगे। we'll take out the answer in terms of d and small d। okay, देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। तो अगर आपको थर्ड ब्राइट फ्रिंज चाहिए ना, तो आपको x का वैल्यू हो जाएगा 3 बीटा यानी 3 लैम्डा d बाय d। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, और वेवलेंथ है 650 इंटू 10⁻⁹ d अपॉन d। ये तो हो गया x पहला आंसर, ठीक है। Come on. अब उन्होंने बोला what is the least distance from the central maxima where the bright fringe due to both wavelength will coincide। अब ये समझ लीजिएगा, यानी जहां पर जितने डिस्टेंस में पहले वाले की ब्राइटनेस बनेगी, मतलब पहले वाले की 650 वाले की ब्राइटर और 6 और दूसरा कौन सा है 520 वाले की ब्राइट फ्रिंज, दोनों को दोनों कोइंसाइड करनी चाहिए, दोनों की दोनों क्या करनी चाहिए? कोइंसाइड। तो मान लेता हूं लैम्डा 1 वाले इंटरफेरेंस की n1 ब्राइटनेस
वहीं पे बनती है जहां पर λ2 वाले इंटरफेरेंस पैटर्न की n2 ब्राइटनेस बनती है। अब इधर देखिएगा, वैसे तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है, n1 बीटा 1 इज इक्वल टू n2 बीटा 2, n1 लैम्डा 1 d1 अपॉन d1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d2 अपॉन d2। लेकिन d1 d2 सेम है, d1 d2 सेम है, दोनों में सेम है ना, तो इसका मतलब जब कोइंसाइडिंग होता है ना तो n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 होता है। और मैंने आपको ये वाली ट्रिक पहले भी लिखाई थी, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। अगर लैम्डा 1 यूज करके n1 फ्रिंज और लैम्डा 2 यूज करके n2 फ्रिंज अगर कोइंसाइड करती है, उन दोनों का डिस्टेंस सेम होता है सेंट्रल मैक्सिमा से, तो n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 होता है। लेकिन अब दोनों के दोनों लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिफरेंट है, तो अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि किस रेशो के बराबर ये वाला रेशो फिक्स हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि n1 और n2 का क्या मैग्नीट्यूड लेना चाहिए मुझे। मैंने क्या किया, इधर देखना, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अब लैम्डा 2 की वैल्यू बोलो कितनी है, लैम्डा 2 की वैल्यू 520 और ये हो गया 650। तो जरा रेशो ले लेना है n1 अपॉन n2 का रेशो, तो 13 4 जा 13 5 4:5 है ना, 4:5। इसका मतलब क्या हो गया, n1 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 इंटू n2। मतलब लैम्डा 1 की 5th ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 2 की 4th ब्राइट फ्रिंज एक जगह पर कोइंसाइड होगी, एक जगह पर क्या हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी। कॉपी कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस भी पूछा था, तो डिस्टेंस निकालना हो तो 5 बीटा 1 निकाल दो या फिर 4 बीटा 2 निकाल दो। 5 बीटा 1 या फिर 4 बीटा 2, 5 बीटा 1 और 4 बीटा 2। यार वैसे एक बात बता दो मैं आपको, ये मैं उल्टा लिख रहा हूं, गलत है ये। पता क्या यार, रिलेशन तो आया था n1 अपॉन n2 का वैल्यू कितना आया था, 4/5 आया था ना। इसका मतलब n1 इंटू का रेशियो 4/5 है, तो मतलब बीटा 1 होगा 4 और बीटा 2 होगा 5। ये ऐसा होगा, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गलत किया। n1 अपॉन n2 का रेशियो है 4:5, यानी अगर n1 होगा 4 तो n2 होगा 5। तो पहली बार में लैम्डा 1 650 है और लैम्डा 2 है 520, तो इसकी चौथे फ्रिंज और इसकी 5वें फ्रिंज कोइंसाइड करेगी, इसकी 8वें फ्रिंज और इसकी 10वें फ्रिंज कोइंसाइड करेगी, इसकी 12th फ्रिंज और इसकी 15th फ्रिंज कोइंसाइड करेगी, एंड सो ऑन। बट पहली बार कब कोइंसाइड होगा, 4 और 5 में। तो अगर आपको डिस्टेंस चाहिए ना, तो x की वैल्यू या तो 4 बीटा 1 ले लीजिए या फिर 5 बीटा 2 ले लीजिए, जो भी इच्छा। 4 बीटा 1 और 5 बीटा 2 की वैल्यू सेम है, बट इसमें d और स्मॉल d कम से कम यार गिवन होता तो ज्यादा अच्छा। अगर इसमें d और स्मॉल d अगर गिवन होता तो ठीक होता, नहीं तो ऐसे भी आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को। यू मस्ट हैव गॉट द कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना सब लोगों का, इजी। प्लीज ऐसे नए नए क्वेश्चन ढूंढ के कर डालिए, अपनी बुक्स के अंदर घुस जाइए और सारे नए नए टाइप के जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, सारे कर डालिए। देखो ये भी नया आ गया, मैं कर लेता हूँ, ये नया आ गया, ये भी मैं कर लेता हूँ। प्लीज जरूर करिए, इसी को तो प्रैक्टिस बोल रहे हैं ना, इसी को ही प्रैक्टिस बोलते हैं। तो ये था 10.6 क्वेश्चन। जो भी कुछ होगा ट्राई करना है और करना है कंप्लीट। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज, देखिए ये होती है फ्रिंज, देख लीजिएगा सब लोग। मान लेता हूं ये है फ्रिंज, इसकी विड्थ है बीटा और इसका पॉइंट से डिस्टेंस है, मान लेता हूं कैपिटल डी, और ये है थीटा। तो थीटा एंगुलर विड्थ होती है बीटा अपॉन डी, लैम्डा डी बाई डी अपॉन डी। तो एक तरह से लैम्डा अपॉन डी फ्रिंज विड्थ कही जाती है। लैम्डा अपॉन डी क्या कही जाती है, फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ।
कौन सा फॉर्मूला लगाया, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और ये जो थीटा होगा ना ये रेडियंस में होगा, थीटा किस में होगा, रेडियंस में, डिग्रीज में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो in the Young-Davidson experiment, the angular width of the fringe is found to be 0.2 degree on the screen placed 1 meter away. The wavelength of the light uses 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the entire experimental setup is immersed in water? Okay. अगर आप पानी में इमर्स कर दोगे तो देखिए ये तो है, पानी में भी इमर्स कर दोगे, ये तो है थीटा 1. थीटा 1 इज लैम्डा अपॉन डी, और थीटा 2 हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन डी. तो इसका मतलब थीटा 1 अपॉन थीटा 2 की वैल्यू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 बाय म्यू हो जाएगा ना. लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा 1 अपॉन म्यू होता है ना जब आप पानी में इमर्स कर दोगे, तो ये म्यू पहुंच जाएंगे श्रीमान जी ऊपर, तो थीटा 1 बाय थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू. तो इसका मतलब थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 बाय म्यू. थीटा 1 है 0.2 डिग्री अपॉन म्यू की वैल्यू है 4 अपॉन 3. बेटा इसका आंसर चेक कर लो, 0.6 डिग्री अपॉन 4, 0.15. फ्रिंज में पतली हो जाती है ना पानी में डाल के. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2.7.